नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी के निर्देश पर कर्नाटक की सरकार ने जो एसआईटी बनाई थी वोट चोरी की पड़ताल करने के लिए और वोट चोरों की गर्दन दबोचने के लिए, मामला काफी आगे बढ़ चुका है। अब राहुल की एसआईटी ने ज्ञानेश कुमार के पूरे सिस्टम को पकड़ लिया है, क्योंकि यह व्यक्ति नहीं है, यह सिस्टम है। वोट चोरी कोई एक व्यक्ति नहीं है, पूरा का पूरा एक नेक्सस है, तंत्र काम कर रहा है। एक गुप्त अड्डा जो आज हम लाए हैं, ये बड़ा खुलासा है। एक गुप्त अड्डा, 3 विधानसभा, यानी एक अड्डे से 3 विधानसभाओं का काम, जो ये सैंपल बता रहा है, एक अड्डे से 3 विधानसभाओं का काम हो रहा है वोट चोरी का। और ये सीक्रेट अड्डा, जहां तक पहुंचने में एसआईटी को, मतलब पहले तो जो है सीआईडी जांच करती रही, सीआईडी कई साल में नहीं पहुंच पाई, फिर एसआईटी के हाथ में आया तो विशेषज्ञ थे उसमें सारे, उन्होंने अपने तरीके से जांच की तो वो इस गुप्त ठिकाने तक, सीक्रेट ठिकाने तक वो पहुंचने में कामयाब हो गए। आज से 2 दिन पहले हमने बताया था कि वहां पर कैसे काम हो रहा था। 80 रुपया था एक वोट डिलीट करवाने की कीमत, 80 रुपए। और कितने बड़े पैमाने पर यह काम कैसे संचालित किया गया, कौन लोग थे, जो लोग थे वो कहां गायब हो गए, ये सब हमने आपको बताया था। ये जांच आगे बढ़ी तो ये पता चला, जो आज हम कह रहे हैं कि तीन तीन, एक अड्डे से 3 3 विधानसभा। अब ऐसे आप सोचिए कि कितने अड्डे होंगे। और आज के इस खुलासे के बाद मास्टर माइंड के पसीने जरूर छूट रहे होंगे, पक्का छूट रहे होंगे, क्योंकि एसआईटी की रफ्तार मास्टर माइंड को डरा रही होगी कि उसके गिरेबां तक एसआईटी के हाथ कभी भी पहुंच सकते हैं। हेमंत जी को लाइए, क्योंकि ये पूरी खबर हेमंत जी ने बड़ी गहराई से इसकी पड़ताल की है। स्वागत है हेमंत भाई आपका। सीधा मैं आपके पास चलूंगा, सिर्फ हेडलाइन दिखाऊंगा और सीधा आपके पास। हेडलाइन लाइए, ये देखिए, वोटर लिस्ट फ्रॉड, एसआईटी फाइंड्स अटेम्प्ट मेड इन अदर सीट्स, अदर सीट नहीं, अदर सीट्स बिसाइड्स अलंद इन कर्नाटका। उसके नीचे देखिए, उसके नीचे जो है लीडर्स करके लिखा है ना, सेकंड नीचे हल्का, लीडर्स ऑफ एटलीस्ट 2 other constituencies in Kalburgi may have used data center at the heart of allegations. Probe finds, ये जांच में सामने आया है कि कम से कम 2 और विधानसभाएं ऐसी हैं जो उसी डेटा सेंटर से ऑपरेट हो रहे थे, वहीं से वहां भी मतदाताओं को डिलीट करने का खेल खेला जा रहा था। तो कम से कम 2, यानी अगर हम भी अपने वाक्य को सुधारें, जो मैंने पहले बोला, तो एक डेटा सेंटर से कम 3 विधानसभाओं में वोट चोरी का काम चल रहा था। ज्यादा भी हो सकते हैं, डेटा सेंटर अगर बड़ा हो, अगर वहां पर डिजिटल इंडिया मोदी जी का और बेहतर ढंग से पहुंचा हो तो ज्यादा विधानसभाएं भी हो सकती हैं। हेमंत भाई, सिलसिलेवार, सबसे पहले एनालिसिस तो बाद की बात है, पहले फैक्ट्स दर्शकों तक जाए, सिलसिलेवार पूरी कहानी जरा आप पहले बयां कर दीजिए। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, ये जो पूरे का पूरा रीजन है ना, कलबुर्गी रीजन बोलते हैं इसको, ये खड़गे साहब का जो अपना जिसको कहते हैं ना गढ़, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का उनका गढ़ है, वो यहाँ से 2 बार सांसद भी रहे। तो इस एरिया के अंदर आनंद का जो मामला था, उसमें राहुल गांधी ने ओपन एंड शट केस पूरे देश को दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि किस तरीके से हेडिंग वाइज कि इस हेड में इतने, इस हेड में इतना फर्जीवाड़ा हुआ। और वो आपको पता है कि पहले उसकी जांच कोई और टीम कर रही थी, सीआईडी कर रही थी, अब उसके लिए एक एसआईटी बढ़ाई गई है इस सेकंड खुलासे के बाद। और अब आपको जानकर हैरानी होगी कि कलबुर्गी रीजन के अंदर ही जो पहली कंस्टिट्यूएंसी थी आनंद, उसके बाद उसी रीजन के अंदर 2 कंस्टिट्यूएंसी और, एक का नाम आ गया है, दूसरी का नाम अभी एसआईटी ने विद होल्ड किया है। ठीक, और वो कंस्टिट्यूएंसी कौन सी है? गुलबर्गा सिटी। गुलबर्गा सिटी वो कंस्टिट्यूएंसी है जिसके अंदर कथित तौर पे यह आरोप है कि यहाँ पर जो मुस्लिम कम्युनिटी है, माइनॉरिटी कम्युनिटी, अल्पसंख्यक समुदाय, वहां की 35,000 वोटों को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। 35,000। ठीक, बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द को, 35,000। अब
उस सारे मामले के अंदर एक अकाउंटेंट के यहां से पैसे दिए जाने की भी जानकारी एसआईटी के हाथ लग गई है। ठीक, सबूत का हाथ में आ गए हैं, क्योंकि पिछली कंस्टिट्यूंसी में आपने देखा था ना, आनंद में एक वोट कटवाने का आवेदन देने के लिए 80 रुपए देने का प्रावधान था, और उसमें कुल मिला के 4,80,000 रुपए की अदायगी पाई गई थी एसआईटी के द्वारा अपनी जांच में। और वो कॉल सेंटर किसका था, क्या था, वो हमने सब दर्शकों को बता दिया था अपनी पिछली स्टोरी में, कहेंगे तो मैं दोबारा भी बता दूं। अब यहां पर क्या है कि इस कंस्टिट्यूंसी के अंदर जो अकाउंटेंट था, उसके अकाउंट में वो की प्लेयर है इस सारे खेल का, यहाँ पर मतलब अकाउंटेंट के थ्रू किया गया, और उसका जो लैपटॉप है वो बरामद कर लिया गया है। ठीक, वो एसआईटी के हत्थे चढ़ गया। अब उसकी जांच होगी और सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जरूरत पड़ेगी, जब आपको पता लैपटॉप आता गया तो अकाउंटेंट भी कहीं जाएगा, उसकी भी देर सवेर सेवा हो ही जाएगी। और मजेदार बात यह है कि इस कंस्टिट्यूंसी में जो कैंडिडेट था बीजेपी का, पाटिल, वो 2018 में भी हारा था और 2023 में भी हारा, लगातार नैरो मार्जिन से। और वो भाई क्या कह रहा है, उसके बाद सुनोगे ना तो आप सन रह जाएंगे। उस सेकंड पेज दिखाइएगा स्टोरी का, उसके अंदर वो साफ साफ क्या कह रहा है कि हमने तो बाकायदा कैंप लगाए थे वोट जोड़ने के लिए, कोई रह ना जाए। और यहां बात किसकी हो रही है, वोट काटने की। आप खेल समझिएगा, वोट जोड़ने की वो बात कर रहे हैं। साइड में दिखा दीजिए, हेमंत जी बता रहे हैं, लेकिन साइड में दिखा दीजिए। ये देखिए, इसके अंदर ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि किस तरीके से वोट को काटने का खेल। ये गुलबर्गा नॉर्थ के अंदर जो कांग्रेस का जो वो था, उसने कहा कि कांग्रेस ने कोशिश की होगी, क्योंकि 50% से ज्यादा वोट या माइनॉरिटी कम्युनिटीज के, कांग्रेस क्यों करेगी। ये कौन कह रहा है, ये चंद्रकांत पाटिल कह रहा है, जो वहां से 2 चुनाव लगातार हार चुका है। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखिएगा, कलबुर्गी रीजन के अंदर कांग्रेस का पूरा होल्ड रहा है। ठीक, और यहां पर जो कांग्रेस पार्टी ने जीत अर्जित की है, यहाँ पे 7 सीटों पर जीत दर्ज की, जिनमें से 5 सीटें जो है शीश भाई, गुलबर्गा नॉर्थ, अफजलपुर, जीवारगे, अलंद और चित्तापुर, इन सब में जो मार्जिन है वो बहुत थोड़ा है, थोड़ा मार्जिन है, 2,000 से लेकर के 11,000 तक का मार्जिन। और आपको पता है जो वोटर मैनिपुलेशन का खेल है, ये कहां किया जाता है, जहां पर मार्जिन थोड़ा हो। ठीक, तो 2 कंस्टिट्यूंसी के सबूत एसआईटी के और हाथ लग गए। अब वो भाई साहब पाटिल साहब क्या कह रहे हैं, पाटिल साहब कह रहे हैं कि तो कांग्रेस ने किया होगा, हमने तो नहीं किया। अकाउंटेंट किसका है, पैसे किसने दिए, आपका अकाउंटेंट मेरे पैसे देगा इस देश में, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। तो मामला आशीष भाई बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि जो, अगर आपको ध्यान में, जब हमने दूसरी स्टोरी की थी पिछली, याद हुआ एसआईटी की स्टोरी आनंद को लेकर के, कि किस तरीके से वो कॉल सेंटर, कौन कौन लोग थे, वो जो सारे के सारे नाम बताए थे, एक बार दोबारा वो कर देता हूं आपको मैं। ये जो कॉल सेंटर था, ये यहाँ का एक लोकल आदमी था, मोहम्मद अशफाक, और उसके सहयोगी थे मोहम्मद अकरम। दोनों से 2023 में पूछताछ की गई थी, उसके बाद उनको छोड़ दिया गया था। और जो अशफाक था, वो आपको पता है फिर बाद में दुबई चला गया, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स, उसका जो लैपटॉप वगैरह जो भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट था, वो सारे का सारा जो सीबीआई के पास था, वो अब एसआईटी के पास है। तो बेसिकली 3 डेटा ऑपरेटर और भी थे जिनसे पूछताछ की गई है, और उनसे जांच जारी है। उनके नाम भी मैंने पिछली स्टोरी में बताए थे आपको। यानी कि मामला बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये, अगर अब दिक्कत क्या आएगी, जो एसआईटी बनाई है उसको स्पेशल मैंडेट आपने कहां का दिया है, उसको जो मैंडेट दिया आपने वो केवल आनंद का दे रखा है। समझिएगा बात को, जो एसआईटी बनाई उसको मैंडेट है आनंद के मामले की जांच का। अब उस जांच के अंदर तार और आगे बढ़ रहे हैं। तो अब इसका जो गुलबर्गा सिटी का एक कंस्टिट्यूएंसी और का, अब जैसे जैसे इसका स्कोप बढ़ता जाएगा, तो आपको कहीं ना कहीं एसआईटी का भी दायरा बढ़ाना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि एसआईटी जिस रास्ते पे चल पड़ी है, उसमें 3 से 4 महीने ज्यादा समय मुझे लगता लगेगा। क्योंकि आपको पता है आनंद वाले मामले में भी सारे के सारे डॉक्यूमेंट सीज हो गए हैं। वो जो कैंडिडेट था बीजेपी का, उसके घर पे जो कागज जलाए जा रहे थे, वो भी सारे बरामद हो गए हैं। क्या कर रहे थे, दिवाली की सफाई पे कागज जलाए जा रहे थे। सोचिएगा, माल के अंदर कागज बरामद हुए। तो ये सारी चीजें अपने आप में कुछ कह रही हैं। और जो हमने उस दिन भी एक ही बात कही थी कि इतना बड़ा ऑपरेशन केवल आनंद तक सीमित नहीं हो सकता, वोट काटने का, वोट जोड़ने का। ये खेल उससे कहीं बड़ा मिलेगा। और ये एसआईटी उसी दिशा में अब जा रही है कि एक कंस्टिट्यूएंसी का मैंडेट मिला था, 3 तक तो वो पहुंच गई है। और फिर एक बात आपको याद दिला रहा हूं, इतना बड़ा इनोवेटिव आइडिया जिसने भी दिया होगा वोट मैनिपुलेशन का, वो कोई एक छोटे से एरिया के लिए नहीं दिया होगा। उसकी जो पहुंच है वो पूरे कर्नाटक तक और देश से बाहर भी मिलेगी।
ये ध्यान रखिएगा इस बात का, क्योंकि हम्म। इस तरह का जो क्रिएटिव आइडिया है ना कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कॉल सेंटर के जरिए कर लो, मैं जिस बात से हैरान था वो केवल ये था कि जो सारी चीजें फोन नंबर से जुड़ी हुई हैं, तो आशीष चित्रांशी की वोट का एप्लीकेशन मैंने कैसे दे दिया, हम्म। आपके पास ओटीपी क्यों नहीं आया, क्यों वो नहीं है? ओटीपी हाँ। बंद कैसे हुआ, हम्म। वो ओटीपी बंद कैसे हुआ। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे नकली फोन से, किसी और के नाम से लिए हुए फर्जी फोन से मैं आपकी वोट कटवाने का या किसी की भी वोट कटवाने का अप्लाई कैसे कर सकता हूं। हम्म। असली सवाल ये है। इसका मतलब हम्म। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो वोटर लिस्ट है वो कहीं ना हम्म। कहीं कंप्रोमाइज हो सकता है उसके ऊपर, या जो उनकी हम्म। वेबसाइट है उसकी फंक्शनिंग हम्म। ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है उसमें जो है ना 2 लेवल की ऑथेंटिकेशन होती है, ठीक हाँ है हाँ। ना, केवल 1 लेवल की ऑथेंटिकेशन कभी नहीं होती। हम्म। वैसे में ये लोग कैसे उस एप्लीकेशन को सक्सेसफुली कर पाए, ये भी एसआईटी की जांच में आपको सामने बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि एसआईटी पिछली बार इसी पे फंसी हुई थी कि दूसरा जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जो वो इलेक्शन कमीशन है, उसने जो फर्दर डिटेल सीआईडी मांग रही थी 23 से लेकर अब तक, वो भी नहीं दी है, याद रखिएगा, अगस्त से मांग रहे थे। पहले हम्म। राजीव अग्रवाल ने नहीं दी, अब ज्ञानेश गुप्ता ने नहीं दी, और जब मैं और आप आज बात कर रहे हैं वो डिटेल्स आज भी नहीं मिल रही है। उसके बावजूद भी एसआईटी ठीक दिशा में जा रही है, और मुझे लगता है बड़े मगरमच्छों पे हाथ बहुत जल्दी पहुंच सकता है। और वो कौन होंगे इसको मैं आप प्रियम्प्ट नहीं करना चाहते, बाकी उनकी स्टेटमेंट खुद बता रही है कि कौन क्या करता है। नहीं, लेकिन बड़े मगरमच्छों पर ही तो सवाल है मेरा। बड़े मगरमच्छों तक एसआईटी पहुंच सकती है, जिस दिशा में वो जो रफ्तार है उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या बड़े मगरमच्छों तक पहुंच पाएगी, सवाल ये है। एसआईटी को जितनी भी पावर, उसको कितनी भी पावर दी जाए, जितनी भी पावर दी जाएगी वो कर्नाटक सरकार ही दे सकती है। ये जांच आगे बढ़ेगी तो इसका दायरा कर्नाटक से बाहर, इसके जो इसके तार हैं वो कर्नाटक से बाहर निकलेंगे। ये आपको ही पता है, एसआईटी को भी पता है, और जो हमारे दर्शक हैं उनको ही पता है। जैसे ही कर्नाटक से बाहर एसआईटी के तार निकलेंगे तो कर्नाटक के अगल बगल तेलंगाना छोड़ दो आप, तो आंध्र प्रदेश इधर सब सब तो डबल इंजन है। तत्काल ये, मतलब मैं आपसे सवाल भी कर रहा हूं अपने मन का संदेह बताते हुए, तत्काल ये मामला दो जगह जा सकता है। एक तो केंद्र सरकार के पास कि इस पर आप इसके ये जांच अपने हाथ में लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा हो सकता है जब भाजपाई फंसते हैं तो भाजपाई ही जांच के लिए अदालत जाते हैं। ये भी बड़ा क्लियर है हिसाब, क्योंकि अगर फंसे, मान लिया कर्नाटक में फंसे हैं, तो बहुत एक्टिव ईमानदार कोई एक आएगा, कहेगा ये मामला बहुत गंभीर है माय लॉर्ड, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। और आपको पता है कि सीबीआई से ज्यादा ईमानदार तो अब हरिश्चंद्र के बजाय सीबीआई कसम लोग खाते हैं, इतनी ईमानदारी है उसकी। विपक्ष को छांट छांट करके निपटाने में इन्हीं सबको लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरे हम थोड़ा अपने मन से करें, सुप्रीम कोर्ट इसको कहिए सरकारी तोता। और तब तोता, जब तोतक जमाने में तोता कही थी, अब तो ये सब शिकारी वो हो चुके हैं, भाव भाव वाले। हाँ, तो ये शिकारी हैं सब। तत्काल, अच्छा उसके बाद अदालत में भी मुझे पूरा विश्वास है। भारत में तो अदालतों सामने अगर रोज अदालत अनुमति नहीं देगी, नहीं तो मैं रोज सवेरे जाऊं या एक आदमी के आसपास ही अगरबत्ती दे दूं पैकेट की, रोज मेरी तरफ से 2 अगरबत्ती खोस दिया करो, तत्काल माय लॉर्ड कहेंगे कि हाँ मामला गंभीर है। वही माय लॉर्ड जो एसआईआर पर सुनवाई के लिए बहुत जो है, इसी राहुल के आरोप पर सुनवाई के लिए गया अधिवक्ता, तो उसको भगा दिया, मतलब जो है बिल्कुल कि हम सुनेंगे ही नहीं। और जब वही कोई और आएगा तो कहेंगे ना ना इसकी तो सीबीआई जांच होनी चाहिए। आप तमिलनाडु का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, जो तमिलनाडु में अभी भगदड़ हुआ था। देखिए, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं एसआईटी जांच होगी, हाई कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि किसकी अगुवाई में होगी, सुप्रीम कोर्ट का नहीं नहीं नहीं। और सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोग गए थे, हेमंत भाई मैं थोड़ा विषयांतर हो रहा हूं लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। सुप्रीम कोर्ट पता है आपको कौन गया था? भगदड़ में जब उस केस की पड़ताल की, एक्सप्रेस या हिंदू ने की थी, हमने स्टोरी की थी, तो 2 ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने परिजनों को खोया था, उनके नाम से याचिका थी, और याचिकाकर्ता को पता ही नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट में हम लड़ रहे हैं। याचिकाकर्ता के, एक याचिकाकर्ता के घर
ये जो है AIADMK जो बीजेपी की पार्टनर है, पार्टनर तो आपको पता है एक ही जगह से पार्टनर को भी निर्देश जाता है। AIADMK के नेता गए थे मिलने के लिए और मदद का आश्वासन देने के लिए, और उस पीड़ित से जिसने अपने परिजन को खोया था उससे कहा कि ये मदद जो आपको आएगी उसके लिए कागज पर दस्तखत करना पड़ेगा। उससे दस्तखत करवा लिया और वही दस्तखत जो है सुप्रीम कोर्ट में लेके चले आए। वो बेसिकली याचिका था, वो बेचारा गरीब आदमी, उसने याचिका पर, याचिका सुप्रीम कोर्ट में। ये क्रिमिनल ऑफेंस था। सुप्रीम कोर्ट के जजों को जब ये खुलासा हुआ तो ये क्रिमिनल ऑफेंस था। ये जितने लोग आए थे याचिकाकर्ता और जो, सबको तो तुरंत उठा कर अंदर करवाना था, लेकिन इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। इस देश में किसी ने चर्चा नहीं की इन फ्रॉड और फरेबियों के बारे में, ये फ्रॉड हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी फ्रॉड कर रहे हैं जाकर के। मैं इस बात को इसलिए इतनी कहानी बताया 4 मिनट कि इसको आप जरा इस SIT से जोड़िए कि मास्टरमाइंड हत्थे कैसे चढ़ेगा। नहीं, उसमें आशीष भाई देखिए दो चीजें होती हैं। जहां तक SIT का मामला है, इस जांच को कोई रुकवाने के लिए कोई कोर्ट में जाए, जैसे ही कोई कोर्ट में गया कि साहब इस SIT की जांच में ये हो रहा है, विच हंटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, जैसे ही कोई कोर्ट में गया तो साफ साफ पता लग जाएगा कि किसने ये खेल किया है। पीड़ित ही जाएगा, मैं ही जाऊंगा अगर मेरे ऊपर इशारा आ रहा है तो। और कोर्ट उसमें निश्चित तौर पर उसका क्या रुख रहेगा मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। हमारी अदालतों का हाल फिलहाल राहुल गांधी की सजा के मामले में जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला था, फिर सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से वो केस आया, राहत मिली घंटों की बहस के बाद, वो सारी चीजें आपके सामने है। हमारी अदालतों में एक पैटर्न उभर के आ रहा है कि जिस भी मामले पर मोदी सरकार फंसती है, पेगासस से लेकर के, अडानी से लेकर के, दुनिया भर के मामले, हिंडनबर्ग से लेकर के, उनको लेकर के अदालतों के अंदर PIL डाली जाती है, उसमें क्लीन चिट मिल जाती है, उसको खारिज करवा दिया जाता है और फिर वो लेजिटिमाइज हो जाता है कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, अब हम क्या ही करें। ठीक। और दूसरा ये है कि इसी मामले में जो ये अभी चल रहा है SIT वाला मामला, इसमें पहली बात तो वो व्यक्ति एक्सपोज होगा जो कोर्ट में इनकी जांच रुकवाने की बात करेगा। ठीक। अगर उस SIT की जांच पे स्टे होता है तो फिर उस जज का भी जो कामकाज है वो भी संदेह के घेरे में आएगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तक में जब वकील गया और राहुल गांधी की वोट चोरी का वो याचिका सुनने से इनकार कर दिया, तो आपको बॉटम टू अप सारे का सारा खेल पता है कि आज के दौर में क्या चल रहा है। मुझे ज्यादा कहने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। आप केवल इस बात से प्रेरणा लीजिए, आप भूल जाते हैं वनतारा का फैसला 1 महीने में किया कि नहीं किया। सारे एक्सपर्ट्स भी आगे, सब कुछ आगे और आगे। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमारी न्यायपालिका न्याय नहीं कर रही? इतनी गति से तो सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के में भी नहीं होता न्याय जैसे हमारे यहाँ होता है, लेकिन वो केसेस अलग होते हैं। तो मान करके चलिएगा अगर इस केस में भी कोई व्यक्ति जाएगा तो होगा वही जो आप कह रहे हैं, लेकिन वो होने में एक्सपोज कितने लोग होंगे नीचे से ऊपर तक, वो देखने की बात होगी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जो पाटिल ने कही है ना, तो इस मामले में उस मामले की बात समझिएगा। उसने क्या कह रहा है, जो पाटिल है बीजेपी का कैंडिडेट चंद्रकांत पाटिल, वो 2 बार चुनाव हार चुका है गुलबर्गा नॉर्थ से, 2 बार। और उसने क्या कहा, उसने कहा कि he added that in Gulbarga North, the Congress actually may be involved in trying to change voters list with over 50% of the voters there belonging to the minority communities. कांग्रेस माइनॉरिटी के वोट क्यों बदलवाएगी भाजपा के खिलाफ, बताइएगा मुझे। सारे माइनॉरिटी तो मोदी को ही वोट देते हैं इसलिए। तो इस चंद्रकांत पाटिल की बुद्धि और इसके कुतर्क इसके साथ जाती हो रही है बेचारे के साथ कि इसको कर्नाटका, इसको तो देश का गृह मंत्री या कुछ रक्षा मंत्री टाइप कुछ बनाना चाहिए, जो इतने अद्भुत ज्ञान की बात कर रहा है कि मुस्लिमों की वोट कटवाने के लिए कांग्रेस पार्टी मैनिपुलेट करवा रही थी। गजब, अद्भुत। इसको कहते लेकिन हैं इसके तर्क पर मैं इसी तर्क पे कह रहा हूं कि इस देश के न्यायपालिका में बैठे जज हो सकता है यकीन भी कर लें कि नहीं ये बात ठीक कह रहा है, ये बात तो ठीक कह रहा है। अगला वाक्य क्या कह रहा है भाई, देयर आर मोर देन 30,000 बोगस वोटर्स among minorities in गुलबर्गा उत्तर। ठीक, 30,000 बता रहा है नकली गड़बड़ और 35,000 में गड़बड़ करने की कोशिश की गई। और क्या कह रहा है कि कांग्रेस ने करी होगी। निकाल लीजिए, SIT की जरूरत थोड़ी है, ये तो मैंने आशीष चित्रांशी ने स्टेब्लिश कर दिया कौन क्या है, बताइए आप। कह रहा है कि 30,000 गड़बड़ वोट है, कांग्रेस ने गड़बड़ करी होगी। और वोट जो क्वेश्चन में है कि जहां गड़बड़ी है, मैनिपुलेशन है, वो कौन सी है? 35,000। कौन हुआ, किसने किया? अभी भी एक सवाल बचा है। एक तो आपने कहा कि एक्सपोज हो जाएंगे, एक्सपोज से कौन डरता है भाई?
एक्सपोज से कौन डरता है? बेला त्रिवेदी थी ना, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। पहली बार ऐसा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट की बार ने एक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के रिटायरमेंट पर विदाई समारोह ही, फेयरवेल ही नहीं किया। क्या फर्क हुआ? अमेरिका चली गई है? क्या फर्क हुआ? बेला त्रिवेदी के सेहत गिरा हो कहीं पर, बेला त्रिवेदी उसके लिए कहीं पर गई हो कि उन्हें चिंता, कुछ नहीं। उनकी जो उन्होंने अपनी फर्ज अदायगी कर दी ना, क्या फर्क है? ये सब उस दौर में होता है जब लोक लाज होता है। लोक लाज होता तो आदमी बोलते समय सोचता है कि इससे हमारी। और दूसरी बात, कोई खारिज करवाने क्यों जाएगा हेमंत भाई? आदमी जाएगा तो इसलिए कि सर इस पर जांच बहुत जरूरी है, एसआईटी इसकी जांच करने में अक्षम है, इस जांच का दायरा बड़ा है, इसकी जांच सीबीआई को सीबीआई को दी जानी सीबीआई को चाहिए, दीजिए। बिल्कुल इसके लिए जाएगा ना। बिल्कुल हो सकता है। एक से एक प्रतिभाएं हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मामला तभी बढ़ेगा। और एक चीज तो देखिए, मोदी जी को भी आपको शाबाशी देनी पड़ेगी। अब तक जो बात 1952 से लेकर के 2024 तक जो कोई प्रधानमंत्री सोच नहीं पाया, जिस बात को हमारे जो अपने क्या नाम है संविधान निर्माता थे वो नहीं सोच पाए, वो क्या अद्भुत बात थी कि जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनको इम्यूनिटी दी जाए फ्रॉम एनी एक्शन वाइल बीइंग ऑन देयर चेयर। ना संविधान निर्माताओं ने दी वो इम्यूनिटी और ना ही किसी प्रधानमंत्री ने दी। 2024 में मोदी जी को यह आइडिया आया कि चुनाव आयुक्तों के खिलाफ किसी भी तरह का प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता उनके कार्यकाल के दौरान। अब आप समझ रहे हैं बात को? ये सवाल किससे पूछा जाएगा कि चुनाव आयुक्त की जो वेबसाइट थी उस पर एप्लीकेशन बिना एप्लीकेंट की कंकरेंस के कैसे फाइल हो गई नाम कटवाने के लिए? सवाल है कि नहीं है? और एसआईटी यहीं पे फंसी हुई है, यहीं पे फंसी हुई है एसआईटी। तो वो इम्यूनिटी क्यों दी गई थी दिल्ली में? उसके लिए आप दूरदर्शिता देखिए सरकार की। आप हमेशा सरकार को कोसते रहते हो, सरकार की दूरदर्शिता देखिए एक बार कि उनको 2024 में यह आइडिया हो गया था कि इस तरह की कोई चीज सामने आ सकती है। और अगर ऐसी चीज सामने आती है तो कौन चुनाव आयुक्त अपनी जान खतरे में डाल करके आपके लिए मदद करेगा? तब उन्होंने कहा कि नहीं, इम्यूनिटी रहेगी। इलेक्शन कमिश्नर्स की जो अपॉइंटमेंट के रूल बनाए पार्लियामेंट के अंदर, उसमें लिख दिया जो इम्यूनिटी प्रधानमंत्री को नहीं, जो इम्यूनिटी राष्ट्रपति को नहीं, जो किसी भी पद पर नहीं रिटायरमेंट के बाद, वो चुनाव आयुक्तों को देगी। इससे बेहतर दूरदर्शी सरकार आपको कहां मिलेगी? आप सुबह से शाम तक सरकार को कोसते रहते हैं। हेड्स ऑफ टू मोदी जी जो इतने दूरदर्शी हैं और ऐसे चुनाव आयुक्त ढूंढ के निकाल के लाते हैं कि जो उनके लिए जान की बाजी, शर्मनिरपेक्षता सारी हदें पार कर देते हैं, सारी हदें पार कर देते हैं। कहीं पर उनके पास बीएलओज की फौज है, कहीं वो बीएलओज की जांच कराने चल पड़ते हैं, वही बीएलओ। सोचिए आप, अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पूरे देश में एसआईआर करेंगे। बताइए आप, किसी सवाल का जवाब मिल जाए तो मेरी आपको अभी से चुनौती है, किसी भी सवाल का जवाब मिल जाए तो ये मोदी जी के रास्ते पे है। मोदी जी सवाल लेते ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं, लेकिन ये पद ऐसा है कि यहाँ पर कभी कभार आपको करनी पड़ती है। जब आपने बिहार की एसआईआर करी तब आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, माफ कीजिए। अब पूरे देश की कर रहे हैं तो आज 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, देखते हैं किस तरह का माहौल वहां बनता है। चलिए, ज्ञानेश कुमार के हवाले देश कर दीजिए। बेसिकली देश अब ज्ञानेश कुमार के ही आदेश से चल रहा है। जनादेश को हम बहुत दिन से ज्ञानेशा देश कह रहे हैं, अब ज्ञानेशा देश से सरकारें बनेंगी, बन रही हैं और बनेंगी सरकारें, क्योंकि स्पष्ट दिख रहा है अब कोई ऐसा व्यक्ति जो स्कूल न गया हो, जिसने कोई शिक्षा दीक्षा न ली हो, उसे भी सामान्य समझ तो उसको भी होती है। तो अब सामान्य समझ, जो सामान्य एक मानवीय तर्क होता है, उस तर्क से भी समझा जा सकता है कि एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भाजपा का एजेंडा, भाजपा का झंडा और भाजपा का डंडा लेकर के घूम रहा है और वो चुनाव आयोग में बैठा हुआ है। इसको कहने में रत्ती भर ये नहीं कि फलाने ने आरोप लगाया, यही है। बिहार के बीएलओ पे कोई डाउट नहीं, बंगाल के बीएलओ पे सब पे डाउट है। बिहार का बीएलओ, यूपी बीएलओ डाउट नहीं होगा। यूपी में बीएलओ कर दो सब कि 5,000 बीएलओ डाउटफुल हैं, नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है, इतना दम नहीं है। खैर, पकड़े जाएंगे इस पे उम्मीद तो कम ही है, लेकिन देखिए जितना भी एसआईटी जांच पड़ताल करे, कम से कम देश के लोग हो सकता है जागे, नहीं तो फिर लोकतंत्र में मजा लीजिए, जितने दिन है लोकतंत्र मजा लीजिए,
वैसे भी अब तो है दिखावे का ही। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।